अब इसमें नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। इसका क्या मतलब होता है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, जिसको SCSB भी बोलते हैं, ये एक तरीके का बैंक होता है, एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसको सेबी ये ऑथोराइज करता है। सेबी इसको ये परमिशन देता है, इस तरीके के सिंडिकेट बैंक को, कि तुम सारा पब्लिक इशू के मेंबर्स को संभालो। मतलब पब्लिक इशू में मतलब टू कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ अ सिंडिकेट मेंबर इन अ पब्लिक इशू। सिंडिकेट मेंबर्स को तुम संभालो, पब्लिक इशू में सिंडिकेट मेंबर्स को तुम देखो। इसलिए सिंडिकेट बैंक को ऑथोराइज करता है, परमिशन देता है कि तुम लोग इन लोग को देखो। अब ये सिंडिकेट मेंबर कौन होते हैं? जब पब्लिक इशू होता है तो सिंडिकेट एक ग्रुप होता है। सिंडिकेट वर्ड का मतलब ही होता है ग्रुप। अब ये ग्रुप ऑफ बैंक हो सकता है, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट मतलब मिलकर काम करते हैं। किसका? अंडर राइटिंग का। अंडर राइट का मतलब क्या होता है? ये लोग कंपनी के सेल्समैन की तरह होते हैं। जैसे अगर डेली लाइफ में जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग होता है जनरली, वहां पे सोचो कोई एक लड़की है जो लैक्मे कंपनी का सेल्स गर्ल है, तो वो क्या करेगी? बहुत सारा लैक्मे प्रोडक्ट अपने पास रखेगी, घर घर जाएगी और जाकर बोलेगी आप ये प्रोडक्ट खरीदो, इतने में खरीदो। तो वो पहले क्या करती है? कंपनी से सारा लैक्मे का प्रोडक्ट उठा लेती है, और जिसके बदले वो उसको पे नहीं करती है। जैसे जैसे बिकता है वैसे वैसे कंपनी को पैसा देती है। पर सोचो, कंपनी ने ये रूल रखा है कि तुम जितना सामान मेरे से लेकर जा रही हो, अगर बेच दी तो ठीक है, नहीं बेच पाई तो भी हम वापस नहीं लेंगे, तुमको वो सब अपने पास रखना होगा, तुमको खरीद लेना होगा। पर तुम जितना सामान मेरे पास से लेकर बाहर जाओगी, फिर वो हम तुमको लौटाने नहीं देंगे। इसलिए सोच समझ कर लेकर जाओ, जितना बेच पाओगी उतना ही लो। तो वो सेल्स गर्ल हुई। ऐसे ही कंपनीज में अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? कंपनी को बोलते हैं हम आपका शेयर्स बेच देंगे, हम आपका शेयर्स बेचवाएंगे, मेरे को शेयर्स दीजिए। तो कंपनी क्या करता है? ऐसे बहुत सारे अंडर राइटर्स होते हैं एक कंपनी के पास, इसलिए सिंडिकेट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ये अंडर राइटर्स बैंक भी होते हैं, बहुत सारा बैंक भी बोलता है हम आपका शेयर सेल करवा देंगे। तो क्या होता है, अब कंपनी से वो अंडर राइटर ही बहुत सारा शेयर खरीद लिया, मतलब ले लिया, 5-6 लाख शेयर ले लिया। अब वो बेच रहा है, जितना बेच पाया बेचा, जितना नहीं बेच पाया वो उसको खुद खरीदना पड़ेगा, कंपनी को पूरा पैसा चाहिए। तो बोल रहा है कि अ सिंडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ बैंक्स दैट कोलैबोरेट टू अंडरराइट, जो बोलता है हम आपका अंडरराइटिंग करेंगे और सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बांटेंगे। The lead bank in the syndicate is responsible for coordinating the activities of the syndicate member। और जो ये syndicate बैंक के जो लोग हैं उनको कहते हैं syndicate members। तो इन सारे बैंक में बहुत सारे ग्रुप है, तो ये बहुत सारे लोग हैं। अब डेफिनेटली एक ग्रुप होगा तो उसका हेड भी होगा। तो जब सिंडिकेट मतलब एक ग्रुप ऑफ बैंक्स, बहुत सारे बैंक हैं, उसमें जो लीड बैंक होता है वो देखता है कि सब अपना काम सही से कर रहा है या नहीं, इंश्योरिंग दैट द पब्लिक इशू इज सक्सेसफुल। वो ध्यान रखता है कि पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो। तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेटेड बैंक क्या होता है? एक ऐसा बैंक होता है जिसको सेबी ऑथोराइज करता है कि तुम सारा चीज देखो पब्लिक इशू का। तो सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बैंक्स, जो ये सारा अंडर राइटिंग का काम करता है, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सिंडिकेट बैंक का एक हेड होता है जिसको लीड बैंक कहते हैं। ये लीड बैंक देखता है कि सारे मेंबर्स अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। फिर उसी में ये डिटेल दिया हुआ है कि ये लोग क्या क्या करते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्री इशू एडवर्टीजमेंट। इशू करने के पहले जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो हम बोले कि LIC पहले ये बहुत तरीके से अनाउंस करता है कि हम लोग IPO निकालने वाले हैं। मार्केट में ना एक एक्साइटमेंट, जैसे कोई मूवी, एक क्लियर बात है, पहले एक मूवी अगर रिलीज होता है तो रिलीज होने के पहले वो क्या करता है? जब वो बनना शुरू होता है तभी न्यूज में आ जाता है कि ये हीरो को लेके एक मूवी बनने वाला है। फिर जब वो प्रोडक्शन उसका बनना शुरू हो जाता है तब भी हम लोग को पता चलता है कि अच्छा 2 साल से ये मूवी बन रहा है। उसके बाद जब मूवी बन चुका होता है तो उसका थोड़ा सा ट्रेलर रिलीज करता है, ये देखने के लिए कि लोग कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए।
फिर फाइनली एक मूवी रिलीज होता है। तो उसी तरह आईपीओ होता है, एकदम से वन फाइन मॉर्निंग अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है। बहुत दिन से बोलता है कि जोमेटो या एलआईसी आईपीओ निकालने वाला है। ये बात बोलते बोलते 6 महीना 8 महीना हो जाता है कि निकालेगा, अभी तक डेट भी नहीं बताया है। उसके बाद एक दिन बोलता है कि अच्छा नेक्स्ट मंथ निकल जाएगा, फिर वो एक दिन डेट रिलीज करता है। तो ये जो प्री इशू एडवर्टीजमेंट होता है, प्री इशू एडवर्टीजमेंट रेफर्स टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड बाय अ कंपनी बिफोर इट्स आईपीओ। आईपीओ के पहले वो ये एडवर्टीजमेंट करता है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड जनरेट इंटरेस्ट अमंग पोटेंशियल इन्वेस्टर। वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि देखे क्या हो रहा है, अवेयरनेस मतलब लोगों को पता चले, अवेयर हो जाए लोग। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में लंबा करके लिखा हुआ 2 पेज तक। इसके बाद क्या, एक्सप्लेन द सेबी रेगुलेशन ऑफ बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग, अब जब लोग बिडिंग करते हैं, बुक बिल्डिंग मतलब लोग बिड करते हैं, तो बिड करने का सेबी का क्या रूल है। मतलब ऑब्वियसली ऐसे ही तो कोई भी आके बिड करके नहीं चल जाएगा, इसके ऊपर कुछ रूल होगा। तो पहले डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, द इशूअर मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड। मतलब पहले जो कंपनी, इशूअर बोल रहे कंपनी को, जो इशू करता है उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है सेबी को कि हम लोग शेयर इशू करने वाले हैं, डेफिनेटली। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, फिर एक लीड मैनेजर अपॉइंट होता है क्योंकि वही तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को देखता है। तो फिर एक लीड मैनेजर अपॉइंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यू डिलीजेंस के लिए, सारा चीज पता करता है, डॉक्यूमेंट देखता है, इशू का मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग मतलब एडवर्टीजमेंट करता है। फिर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर वो सेबी के पास देता है कि देखिए ये हम लोग का ऑफर डॉक्यूमेंट है। फिर प्राइस डिस्कवरी होता है बिडिंग करके। फिर एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज हो जाता है। इसमें पूरा यही है। अब लिखा है पब्लिक इशू क्या होता है, तो अभी तब से यही पढ़ रहे हैं, जो पब्लिकली इशू हो जाता है, जिसको खरीदना है खरीदो। तो पब्लिक इशू इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी रेजेस कैपिटल बाय ऑफरिंग सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। कंपनी को जब कैपिटल चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, तो वो जनरल जनरल पब्लिक को, मतलब किसी को भी अपना शेयर्स ऑफर करता है। पब्लिक इशू कैन टेक 2 तरीके से हो सकता है, आईपीओ से और एफपीओ से। एफपीओ को यहाँ पे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लिखा है, तो फॉलो ऑन को ही हम लोग याद रखेंगे। तो आईपीओ मतलब अगर पहली बार हो तब भी पब्लिक का पैसा है, बार बार हो तब भी वो पब्लिक का पैसा है। तो इसमें पब्लिक हम लोग पढ़ लेंगे डिटेल। इसके बाद लिखा है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है। Preferential allotment is a process by which company issues shares or other securities to the specific group of investors। जो हम बोले थे कुछ लोगों को ही वो शेयर्स मिलेगा, सबको नहीं। प्रेफरेंशियल मतलब जो प्रेफर, हम जिसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है क्या लोगे, तो हम लोग बोलते हैं टी या कॉफी, तो हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको कर रहे हैं, कॉफी को, तो हम लोग बोलेंगे कॉफी। दोनों तो नहीं पी लेंगे, टी भी ला दीजिए कॉफी भी ला दीजिए, हम लोग जिसको प्रेफर करते हैं उसको पियेंगे। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है हम जिन लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन लोगों को ही ये शेयर्स देंगे और किसी को नहीं। पर पब्लिक इशू सबको मिल जाता है, जनरल पब्लिक को। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इशू एक ही बात है, ये मिलता है सेलेक्टिव लोगों को, इसलिए लिखा है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एट अ प्राइस दैट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। और इन लोगों को मार्केट प्राइस से कम दाम में शेयर मिलता है क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। दीज इन्वेस्टर्स आर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इन लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग over other investors, and the company typically uses this method to raise capital quickly and efficiently। इन लोगों से जल्दी जल्दी पैसा मिल जाएगा, पब्लिक इशू में बहुत टाइम लग जाता है। प्रेफरेंशियल इशू में कुछ लोग ही रहते हैं, कुछ लोग को हम जल्दी से शेयर देते हैं, मेरे को जल्दी से पैसा मिल जाता है। तो इन लोगों से कंपनी कब प्रेफरेंशियल इशू करता है, जब कंपनी को जल्दी से पैसा चाहिए होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स rather than जनरल पब्लिक। ये भी वही होता है, कंपनी कुछ लोगों को पहले से ही सेलेक्ट कर लेता है कि हम इन्हीं लोगों को शेयर्स देंगे, जनरल पब्लिक को नहीं देंगे। इट इज अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय ऑफरिंग सिक्योरिटीज टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स सच एज अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ मतलब बहुत रिच इंडिविजुअल। तो ये लोग भी वही होते हैं, प्रेफरेंशियल टाइप के ही होते हैं। इसको अलॉट करने का तरीका अलग होता है,
बट मतलब वही है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को प्राइवेटली हम शेयर्स दे देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट आर यूज्ड बाय कंपनीज दैट आर नॉट येट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब हम करते हैं तो हम वही शेयर्स देते हैं जो लिस्टेड है। आईपीओ दे रहे हैं तो ठीक है, वो तो लिस्टेड नहीं है, पर एफपीओ दे रहे हैं तो वो लिस्टेड होगा। पर प्राइवेट प्लेसमेंट में हम वही शेयर्स देते हैं जो लिस्टेड नहीं है अभी तक। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? क्यूआईपी, ये भी एक तरीके का इशू है। QIP is a process by which listed companies in India can raise funds by issuing equity share. ये भी इक्विटी शेयर इशू करने का ही एक तरीका है। Fully convertible debenture or any securities other than warrants that are convertible into equity share. ये क्या होता है? जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होता है, मतलब अभी हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर, पर 5 साल के बाद वो सब बन जाएगा इक्विटी शेयर। उसमें लिखा हुआ होता है कि अभी हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर, पर 5 साल बाद या 6 साल बाद या 3 साल बाद, कोई भी टाइम लिमिट लिख देता है, उस टाइम लिमिट के बाद वो शेयर्स बन जाएगा इक्विटी शेयर, डिबेंचर बन जाएगा इक्विटी शेयर, वो कन्वर्टिबल है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं क्यूआई। फिर इसमें नीचे बोल रहा है प्रेफरेंशियल इशू इज नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। प्रेफरेंशियल इशू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, रिटेल मतलब सबके लिए, पब्लिकली। तो ये बात सच है, यस दैट इज करेक्ट। अ प्रेफरेंशियल इशू इज अ टाइप ऑफ कैपिटल रेजिंग मेथड वेयर अ कंपनी इशू शेयर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। प्रेफरेंशियल इशू अगर हम कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जनरल पब्लिक। तो प्रेफरेंशियल इशू जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ये उन लोगों को मिलता है जो प्रेफरेंशियल है, इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी के, जिनके पास इतना रिसोर्स है, फिनेंशियल रिसोर्स है, मतलब बहुत पैसा है, और जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज है मार्केट को लेकर। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि प्रेफरेंशियल इशू रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होता है, मतलब प्रेफरेंशियल इशू का मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होता है। इसमें बोल रहा है मार्केट मेकिंग इज कंपल्सरी फॉर द पब्लिक इशू। मार्केट मेकिंग मतलब no, market making is not compulsory for a public issue in all countries. However, in some countries such as India, market making is mandatory for certain categories of ये। Market making का मतलब होता क्या है? Market making is the process of providing liquidity to a particular security by placing bids and offers on the exchange platform. This offers help to This process helps to ensure that there is continuous market for the security, which is turn promote trading and price discovery. In the context, market making is the process of ensuring that there is a market for the share being offered to the public. ठीक है, ये वाला हम कभी नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ये वाला मार्केट मेकिंग अभी छोड़ दो। मार्केट मेकिंग एक बार के लिए छोड़ दो। अच्छा, रेड हेरिंग क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बाय अ कंपनी दैट इज प्लानिंग टू इशू सिक्योरिटीज इन अ पब्लिक ऑफर। जो भी आईपीओ निकालने वाला होता है उसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास, एसईसी के पास अपना एक प्रोस्पेक्टस जमा देना पड़ता है। प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ब्रोशर जैसा होता है। जैसे जब हम किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो स्कूल अपना सारा बताता है, हम लोग इस दिन इसका फाउंडेशन हुआ था, इसके डायरेक्टर्स ये हैं, इसका प्रिंसिपल ये है, इस स्कूल का फीस इतना होगा, इस क्लास से इतना तक इसका फीस इतना होगा, इस क्लास से यहाँ तक इसका फीस इतना होगा। इस स्कूल में बहुत सारा फैसिलिटी भी है, जैसे यहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट है, हम लोग टूर पे भी ले जाते हैं। तो एक अगर हम लोग स्कूल का प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेते हैं तो पूरे स्कूल के बारे में पूरा जान जाते हैं कि स्कूल का क्या क्या नियम है, क्या क्या स्कूल करवाएगा, कौन कौन से लोग हैं, मतलब A to Z बात उस स्कूल से रिलेटेड हमें पता चल जाता है। तो उसी तरह एक कंपनी भी अपना एक प्रोस्पेक्टस जमा देता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को कि हमारे बारे में ये सारी बातें हैं, आप पढ़ लो। तो ये एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है, मतलब प्रीलिमिनरी मतलब एकदम स्टार्टिंग का एक बस समरी पता चल जाएगा कंपनी का, इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा।
इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों बोलते हैं? द टर्म रेड हेरिंग रेफर्स टू द फैक्ट दैट द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अ डिस्क्लेमर इन रेड इंक that states that the document is not yet complete and that the information contained in it may be subject to change. इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम रेड हेरिंग इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस में रेड कलर से, रेड इंक से एक लाइन लिखा हुआ रहता है कि ये डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही हम एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस निकाले हैं, ये प्रोस्पेक्टस 100% कंप्लीट नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हम इस प्रोस्पेक्टस में कोई चेंजेस करें, इसलिए इसको रेड हेरिंग कहते हैं। अब अगेन इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। प्राइस बैंड के बारे में हम बता चुके। प्राइस बैंड मतलब एक जो लिमिट होता है कि 60 से नीचे नहीं दे सकते, 100 से ऊपर नहीं दे सकते, तो एक प्राइस बैंड एक रेंज बना देता है बिड करने के पहले। नो शॉर्ट नोट ऑन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। A draft offer document is a preliminary version of an offer document that is prepared by a company or its underwriter for review by regulators such as SEBI. The draft offer document provides detailed information about the company, the security being offered, and the terms and conditions of the offer. IPO रिलीज करने के पहले वो एक ऑफर डॉक्यूमेंट निकालता है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। उसमें सारी बातें कंपनी की लिखी हुई होती है। अगेन ये भी एक प्रीलिमिनरी वर्जन है, एक ऐसे ही छोटा सा बात कंपनी उस प्रोस्पेक्टस में लिख देता है, उस ड्राफ्ट में लिख देता है कि कंपनी का थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिख देता है, कितना सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देता है ऑफर का, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई होती है। इंडेंचर का मतलब क्या होता है? इंडेंचर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट सेट्स आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ बॉन्ड। देखो, जब भी कोई शेयर इशू होता है ना, तो उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। जैसे कभी कभी डिबेंचर इशू करता है, कन्वर्टिबल डिबेंचर, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि 5 साल के बाद ये डिबेंचर इक्विटी शेयर बन जाए। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये उसमें लिखा रहता है। इंडेंचर का मतलब ही है उसमें सिर्फ ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होता है। बॉन्ड से रिलेटेड कंपनी कुछ भी इशू करे, डेट इशू करे, कुछ भी इशू करे, उससे रिलेटेड। इंडेंचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इशूअर के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में, इशूअर ऑफ बॉन्ड एंड द बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड मतलब शेयर्स, डिबेंचर। तो जो इशू कर रहा है और जो शेयर्स खरीद रहा है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब हम आपके शेयर होल्डर हैं, अब हम लोग दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी हैं, तो उसको इंडेंचर कहते हैं। इंडेंचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का। प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोमोटर कौन होता है? जो शेयर्स का मेजर पोर्शन खरीद के रखता है। जैसे अगर 100 शेयर बिक रहा है तो 50 शेयर वही खरीद लेता है। मतलब जो मेन कंट्रीब्यूशन किया है, परसेंटेज ऑफ द टोटल इशू साइज, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होता है, जो कंपनी का फाउंडर होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, इन लोगों के पास कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर्स होता है। तो इन लोगों को ना कुछ टाइम लिमिट तक उन शेयर्स को अपने पास रखना पड़ता है। जैसे सेबी रेगुलेशन रिक्वायर्स दैट अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बी लॉक्ड इन अ पीरियड ऑफ 3 years। मतलब 20% कम से कम अगर हम लेके रखे थे, हम सीईओ हैं या फिर हम डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, अगर मेरे पास कंपनी का शेयर्स है तो हमको 20% तक का शेयर्स कम से कम अपने पास रखना पड़ेगा, कम से कम 3 साल। हम 3 साल के पहले वो शेयर्स किसी को भी नहीं बेच सकते। दिस मीन्स दैट प्रोमोटर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर दीज शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मतलब हम कंपनी के फाउंडर है, कंपनी का 20% शेयर हम खरीद लिए, अब हम पब्लिक को सारा शेयर्स बेच दिए, उसके बाद अपना 20% भी किसी को बेच दिया, वैसा नहीं कर सकते। अपना 20% मेरे को कम से कम 3 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा। लास्ट में ये एलिजिबिलिटी, कौन कौन, कभी कभी अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक इशू कर सकता है। अनलिस्टेड मतलब जो लिस्टेड नहीं है, वो भी इशू कर सकता है, पर उसका कुछ रूल्स है। ये रूल है, कम से कम उस कंपनी के पास उसका 1 करोड़ होना चाहिए, कम से कम उस कंपनी के पास इतना होना चाहिए लास्ट 3 साल तक। हर लास्ट 3 साल तक देखा जाएगा, सेबी देखेगा कि उसके पास 1 करोड़ था या नहीं, प्रोमोटर ने कम से कम 3 साल तक वो होल्ड करके रखा है या नहीं 20%।
ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का लास्ट 5 साल का गुडविल देखेगा कि कैसा बिहेवियर था, और फिर इशू साइज देखेगा कि वो कितना इशू कर रहा है। जितना कंपनी का नेटवर्थ है उससे 5 टाइम्स ही वो इशू कर सकता है। मतलब अगर कंपनी का नेटवर्थ 1 करोड़ है तो उसका 5 टाइम्स क्या होगा, 5 करोड़। तो 5 करोड़ तक ही इशू कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो बेसिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये पूरा थ्योरी है, इसको याद कर लेना।